हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे चीज़ कवर कर दिए। हमने डिटेल में आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताया, डिटेल में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया और इसी तरीके से डिटेल में आपको हमने सस्पेंशन के बारे में बताया। तो चलिए एक रफली एक टेबल हम देख लेते हैं और इस टेबल से हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या सीखा है थ्रू आउट द टेबल, राइट। तो इस तरीके से हम वन बाय वन चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसको सम अप कर रहे हैं एक तरीके से कि हमने सीखा क्या है आखिर, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ आपको बड़े आसानी से मैं याद करा दूंगा। अगेन एक ट्रिक दूंगा जिससे उस ट्रिक से बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, कैसे है, वो मैं आपको एंड ऑफ द पहले इसको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं इस प्रॉपर्टीज़ का ट्रिक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा चीज़ें, और चूँकि समझा चुका हूँ तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन ही होमोजीनियस नेचर के होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूशन में। अदरवाइज हम कोलाइडल की बात कर लें या फिर हम बात कर लें सस्पेंशन की, सो दोनों के दोनों पार्टिकल्स हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से इनके पार्टिकल्स बटे हुए नहीं होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सो ये इससे आप समझ सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, तो कोलाइडल को मेन मान करके हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा अपने लिए एक्सप्लेनेशन। तो कोलाइडल का जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। हमने जैसा कि आपको बताया है कि 12th NCERT में आप जा करके देख लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री पेज नंबर 14 ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री, ओके। तो आपको मिल जाएगा कि 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। बहुत सारे बुक्स में, छोटे बुक्स में लिखे हुए हैं 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ओके। बट मैं रेफरेंस लिया हूँ क्लास 12th सरफेस केमिस्ट्री NCERT। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, क्योंकि मीटर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अचानक से आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं कह दूं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर -6 मीटर होगा अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 मीटर, एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस, सो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ओके। सो 10 टू द पावर -9 मीटर को आप 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर लिखिए, और 10 टू द पावर -6 मीटर को आप लिखेंगे 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या कहा था कि 1 नैनोमीटर से अगर वैल्यू छोटा हो जाए, है ना, सो लेसर देन या लेस देन, ये डायामीटर दिया हुआ बेटा, ये जो वैल्यू है वो डायामीटर का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। सो अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाता है, इस वाले एंड से अगर छोटा पार्टिकल्स हो जाता है तो अंडर द ट्रू सॉल्यूशन इसको हम कंसीडर करते हैं। जबकि अगर इस वाले एंड से यानी कि 1000 नैनोमीटर से अगर ये बड़ा हो जाता है उसके पार्टिकल का साइज, तो हम उसको कंसिडर करते हैं किसमें, सस्पेंशन में। इसी तरीके से हम फिल्टरेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आखिर किसको फिल्टर कर सकते हैं, किसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ की भी आइए हम बात कर लेते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो चाहे जिस भी तरह का फिल्टर आप ले आइए, ये हर एक फिल्टर से पास हो जाता है बिना किसी टेंशन का। छोटा है ना, एकदम फुस से सब सारे होल्स से वो पास हो जाता है। जैसा भी आपको माइक्रो फिल्टर लाना है, अल्ट्रा फिल्टर लाना है, जैसा फिल्टर लाना है लाओ, वो सारे के सारे फिल्टर से पास हो जाएगा बेटा, समझ जाओ, है ना। आप खुद सोचो ना, वाटर कैसे पास हो जाता है। उसी तरीके से मान लो सॉल्टी वाटर आपने बनाया, तो सॉल्टी वाटर जो होता है वो क्या होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, और उसको पास करके आप देख लो आराम से। जब पास करके आप देखेंगे उसको तो आपको पता चलेगा क्या, कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जा रहा है। इसीलिए हम उसको कहेंगे क्या, कि ये एक बहुत छोटा साइज होने के कारण फिल्टरेबिलिटी इसकी बोलेंगे, कोई भी फिल्टर से ये पास कर जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉर्मल फिल्टर के थ्रू तो ये भैया पास नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इससे, है ना। तो नॉर्मल फिल्टर के थ्रू तो पास नहीं होता है, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर के थ्रू हम इसको रोक लेते हैं, ये पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फिल्टर में क्या होता है, ये पास कर जाता है, पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो पार्टिकल क्या करता है, पास कर जाता है। जबकि अल्ट्रा फिल्टर में हम बात करें तो ये पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो पकड़ लेता है। क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर्स में क्या होते हैं कि पोर्स बहुत छोटे होते हैं, वो छिद्र जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वो पास नहीं कर पाता। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
कि सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन का तो भैया बात ही मत करो, ये सैंड ग्रेवल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ये किसी भी फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं, इसको पास होने नहीं दे सकते, ये पार्टिकल पास नहीं हो पाएगा कभी भी। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबिलिटी की, यानी कि मैं पार्टिकल की विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना कोलॉइडल सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, मतलब ये सब में, तो ये पार्टिकल्स के साइज की बात करें तो उसके पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं, आपके नेकेड आई से आप इसे नहीं देख पाओगे, राइट। तो नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे कोलॉइडल की बात करेंगे अगर, ये तो नहीं दिखेगा भैया, नेकेड आई से आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा ये वाला, है ना, इनविजिबल होता है ये एक्चुअली। तो प्रेस यहाँ पे अगर हम बोले तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये नेकेड आई से तो नहीं देख पाओगे इसके पार्टिकल्स को, कोलॉइडल के पार्टिकल्स को, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ले आओ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके देखो, है ना, या फिर जो टिंडल इफेक्ट हमने बताया है तो टिंडल इफेक्ट करके देख लो, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, ये बताता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पक्का होंगे, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स के कारण ही लाइट प्रोपागेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये विजिबल टू द नेकेड आई, है ना, नेकेड आई से ही हमें सैंड ग्रेवल्स दिख जाते हैं, बड़ा साइज होता है ना सस्पेंशन का, तो दिख जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस, है ना, जब इंटरमिक्स करते हो 2 और 2 से ज़्यादा गैसेस को, तो आप क्या कहते हो कि वो डिफ्यूज कर रहा है ना। बहुत सारे डेफिनेशन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये समझ लीजिए कि ये रैपिडली मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा टाइम लेता है, स्लोली होता है, और ये डिफ्यूज़ ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट तो भैया हमने दिखा भी दिया था आपको, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है, हमने एक्सपेरिमेंट करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी था। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोलॉइडल पार्टिकल, ये तो फेमस है भैया, टिंडल इफेक्ट तो शो करता है, हमने तो बताया था कि थोड़ा सा ही ब्लड या फिर मिल्क या जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसको ऐड कर दो तो अपने आप वो कोलॉइडल पार्टिकल के मौजूद में वो लेज़र अगर आप मारोगे तो वहाँ पे लाइट बीम दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मे और मे नॉट, मे और मे नॉट मैंने क्यों लिखा है, आप सोचिए, जब वो पूरी तरीके से आपने मिला दिया, स्टीर किया हुआ है, जब सॉल्यूशन को स्टीर किया हुआ है, तो उस समय क्या करेगा वो उस समय कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड करके और लाइट आपको पाथ दिखाएगा। लेकिन जब सोचो कि आधा घंटा 1 घंटा या ज़्यादा देर के लिए आप उसको सेटल डाउन होने दे देते हो, तो ऊपर तो सिर्फ वाटर बच जाएगा, प्योर सॉल्यूशन ऊपर बच जाएगा पूरा, और नीचे का नीचे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा पार्टिकल, तो नीचे का नीचे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, तो प्योर वाटर से तो आप नहीं कर सकते ना, फिर कोलॉइड थोड़ी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने मे और मे नॉट। अब अपीयरेंस की हम लास्टली बात कर लेते हैं, यानी कि कैसा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट कैसा दिखता है ये, है ना। तो हम बात करते हैं कि अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का एकदम ये ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा आर पार दिख जाएगा। ग्लास में आप वाटर ले लो तो ये पूरी तरीके से आर पार दिख जाएगा, जिसको हम पारदर्शी कहते हैं। सो ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ट्रांसपेरेंट। और ये वाला जो होता है बेटा जनरली ट्रांसलूसेंट हम बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और ये होता है बेटा ओपैक, यानी कि दिखाई ही नहीं पड़ता है, सो इसको हम कहते हैं ओपैक, ठीक है। सो ये था अपना डिफरेंस टेबल। अब हम आइए इसके ट्रिक की बात करें कि कैसे इस प्रॉपर्टीज को याद रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ पेपर, है ना, एन से न्यूज़ पेपर, फिर भी FI से फिर भी, है ना। सो फिर भी आदत पड़ गई है। आदत का मतलब देखो बेटा, आदत अगर मैं लिखूं इस तरीके से, ए यहां पे लिख देता हूं, AADAT, आदत। सो आदत पड़ गई है मतलब ए से क्या हो जाएगा अपीयरेंस, डी से क्या हो जाएगा बोलो डिफ्यूजन, एंड टी से क्या हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। तो लास्ट में ये वाला लिखना आदत। सो यहां पे बोलोगे न्यूज़पेपर फिर भी आदत पड़ गई है, मतलब पढ़ने की आदत पड़ गई है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे कि न्यूज़पेपर फिर भी आदत पड़ गई है। तो A फॉर अपीयरेंस, D फॉर व्हाट डिफ्यूजन, एंड T फॉर टिंडल इफेक्ट। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ऑब्जर्वेशन देख लिया बेटा कि किस तरीके से हमने
पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल सस्पेंशन को हमने एक ही टेबल में तीनों को सम अप कर दिया है। ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंस टेबल आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक मेजर टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर हमें सेपरेशन मेथड बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो हम उसके अंदर अब एंटर कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है इसे। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। राइट, तो यहां पे हम देखते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड का मतलब आप समझ गए होंगे कि अब हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं, सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट हैं, डिस्पर्सन फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है, या जो भी है, जो हेट्रोजीनियस है, मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल्स तो कम से कम तो होंगे ना भैया, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भी मिक्सचर हो सकता है। तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चीज़ अपने देखते हैं कि उसको सेपरेट कर देते हैं। कोई चीज़ का मिक्सचर होता है तो उसको हम अलग कर देते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड से अलग करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे इन जनरल अगर हमें बात करूँ, है ना, ये सेपरेशन टेक्निक से तो साफ समझ में आ रहा है कि अलग करना होगा, है ना। ज़्यादा चीज़ें मिक्स होंगी, 3-4 चीज़ें मिक्स होंगी जिसे आपको अलग करने की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है आपको हैंड पिकिंग की जरूरत पड़े, यानी कि हाथ से आप चुन चुन करके उसको अलग कर दो। दो चीज़ों को मिक्स है यहाँ पे तो वो हाथ से चुन के भी कुछ कुछ अलग कर लेते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें जिससे सीविंग कर सकते हैं। जैसे आप बालू को छानने में देखते होंगे, जैसे मान लो कि जब कारीगर लगे हुए होते हैं घर बनाने के लिए, तब वहाँ पे आपको देखते को मिलता है सीविंग, यानी कि जब बालू को छाना जाता है ना, सैंड को छाना जाता है। देन फिल्टरेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे चीज वाटर वगैरह फिल्टर करते हो। तो ये सब कुछ हम फिल्टर मेथड यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड से आखिर हम इस सेपरेशन मेथड को देख पाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ एक्चुअल में हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को करेंगे बेटा। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ही सेपरेट हम कर पाएंगे इस मेथड से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज स्पेशली फॉर हेट्रोजीनियस व्हाट मिक्सचर। ये चीज़ आपके जरूर जहन में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइडल नहीं मतलब हेट्रोजीनियस, जो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उनको हम यहाँ पे स्पेशली अलग करते हैं। अच्छा, अलग करते समय हमें किन किन चीज़ों का दिमाग में रखना पड़ता है, आखिर कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं जब आप सेपरेट करते हैं किसी चीज़ को। तब के केस में क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत बार ऐसा देखते हैं कि मिक्सचर का डेंसिटी अलग हो। अगर डेंसिटी अलग होगा तो डेंसिटी के बेसिस पे ग्रेविटी अगर कर देते हो, जैसे मान लो कि हमने वाटर और मडी वाटर ले लिया, तो मडी वाटर ले लिया तो थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देते हैं, तो होता क्या, ग्रेविटी के कारण जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ज़्यादा मास वाला है, वो बॉटम में बैठ जाता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो नीचे चला जाता है। तो ये डेंसिटी का डिफरेंस होने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस अलग अलग मटेरियल पे। तो हम यहाँ पे कहते हैं पहला जो तरीका होगा जिससे आप डेंसिटी के हेल्प से, है ना, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर को देखेंगे, डेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ऑफ द मिक्सचर। तो इस तरीके से आप डेंसिटी देख सकते हैं और डेंसिटी से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, हो सकता है कि 4-5 लिक्विड मिला हुआ हो और आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को देख लें, डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट हो तो उसको अलग अलग तरीके से बॉईल करोगे तो अलग अलग टाइम पे वेपर देगा वो लोग, है ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो उसका भी डिफरेंस हो सकता है और उसके डिफरेंस के कारण आप वहां पे दोनों चीज़ों को, दोनों सब्सटेंस को अलग कर सकते हो जो भी मिक्सचर में मौजूद होता है। तो हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, यानी कि डेंसिटी तो आपने देख लिया, हो सकता है आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पॉइंट ऑफ व्यू में रख सकते हो। तो यही सब चीज़ें अगर दिमाग में आप रखोगे ना तो बड़े ईजी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आखिर किसको कैसे सेपरेट करना है, अगर ये सब चीज़ आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा तो। अच्छा, वोलेटिलिटी के कारण भी आप कर सकते हो कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है उसको उस तरीके से, है ना। सो वोलेटिलिटी, ठीक है। सो वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, यानी कि ऑन हीटिंग गिव्स वेपर, ऑन हीटिंग गिव्स वेपर, जिसको वोलेटाइल कहते हैं, गिव्स वेपर। जैसे मान लो
क्या हमने अगर आपको दे दिया शुगर के पार्टिकल्स, तो क्या वो वोलेटाइल नेचर के हैं? ना। उसको हीट करोगे तो क्या वो वेपर देंगे? नहीं, तो वो वोलेटाइल नहीं है। लेकिन पेट्रोल आपके हाथ में दे दे, थोड़ा सा हीट कर दो, यानी कि आपके बॉडी का हीट ही लेकर के वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो वोलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, वाटर वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है, तो लेकिन वोलेटिलिटी हम उस पर कंसिडर करते हैं जनरली जहां पे बहुत कम समय में इग्निशन, मतलब उसकी हीट कम देने पे ही वो इवेपोरेट हो जाता है। ऑन हीटिंग गिव्स वेपर, उसको हम वोलेटाइल नेचर कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो कि कैसा सॉल्युबल है, हम हर तरह के एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द मिक्सचर आप देख रहे हैं कि किसका ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, उस तरह का सॉल्वेंट डाल करके आप अलग कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप जो है ना वो जहन में रखते हैं जब आप सेपरेशन करते हैं, तो वहां पे आपको रीजन बताना होता है कि आपने कौन से बेसिस पे इसको अलग किया है। ठीक है, हो सकता है कि वो मिक्सचर जो है वो सबलाइम नेचर का हो, सबलाइम कर सकता, सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता ही है ना, तो सबलाइम करके भी मिक्सचर को अलग कर सकते हो डायरेक्टली, अगर कोई सब्लिमेबल प्रोडक्ट है वहां पे। ठीक है, तो उसको हीट कर दोगे तो तुरंत सबलाइम कर जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है फिर। और क्या कर सकते हो, डिफ्यूज कर सकते हो। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे आपको हेल्प मिलेगा जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि सर आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कोई एग्जाम्पल, कोई चीज मिक्स करके आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड से, जो भी मेथड में पढ़ाऊंगा आगे चल करके, कौन से मेथड से आप सेपरेट करेंगे और इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाया है उसे सेपरेट करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो कैसे कैसे हम देखने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 3 तरीके के एक्चुअल में हम मेनली सॉल्यूशन यहां पे देखने वाले हैं। दैट इज सॉलिड से सॉलिड का मिक्सचर जो रहेगा उसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ पे सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, राइट। इसी तरीके से सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, और फिर होमोजीनियस हो जाएगा ना, तो होमोजीनियस हो जाएगा तो फिर तो होमोजीनियस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस की, तो हम वहां पे गैस की बात नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस की सिर्फ हम सेपरेशन मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ लिक्विड ले लिया सिर्फ, तो लिक्विड का सेपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो कि क्रूड ऑयल जैसे रहता है, तो क्रूड ऑयल में बहुत सारे ऑयल मिक्स रहते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स मिक्स रहते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो ये मेनली हम 3 यहाँ पे देखने वाले हैं कि सॉलिड से सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड से लिक्विड का मिक्सचर और लिक्विड से लिक्विड का मिक्सचर, इन सभी को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक एक चीज में आते हैं। सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स की सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 अब एक मेथड अगर स्टार्ट करूंगा तो उस मेथड को पूरी तरीके से खत्म करूंगा, इसीलिए इस टाइम अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी इसकी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। अगले लेक्चर में पूरी तरीके से हम सेपरेशन मेथड अब सॉलिड की बात करेंगे, और फिर लिक्विड की बात करेंगे, और फिर सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से सारा का बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।